जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज से हम एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, और वो श्रृंखला इसलिए है क्योंकि कई बार अगर आपने अपना अपना घर है, अपना हमारा सबका अपना अपना घर होता है, अपना मकान होता है, और उसकी बाउंड्रीज भी होती हैं। और जब बाउंड्रीज होती हैं तो किसी को ये मालूम चल जाता है कि भाई ये जो घर की बाउंड्रीज है उतना इसका घर है। ऐसा ही देशों की भी कभी कभी बाउंड्रीज हो जाते हैं, और जिसकी बाउंड्री विख्यात है, जिसके बारे में कभी नासा तो कभी कोई और कहता है कि भैया चांद से भी दिखती है, अंतरिक्ष से भी दिखती है, दैट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब दिखती है नहीं दिखती, हम देखकर तो आए नहीं। उसके बारे में कई प्रमाण भी हैं, तो कहीं है ना तर्क भी हैं, कहीं कुतर्क भी हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो उस देश की ग्रेट वॉल है, तो साहब जहां तक वो ग्रेट वॉल होगी, वही तो उस देश का घर हुआ, वही तो मकान हुआ, वही तो बाउंड्री हुई, वही तो सीमा सरहद हुई। तो उसके बाद का अब सोचिएगा जरा कि भारत की सीमाएं जितनी थी, जब हम कहते हैं कि आज के चाइना में भी एक काशी नाम की जगह है, अफ्रीका में भी एक ऐसी सुंदर सी जगह जिसका नाम कुशस्थी है, हम लोग अफगानिस्तान को कंधार कहा करते थे, आज भी वहां पर हिंदू कुश है। आज भी भारत के दक्षिण में जाएंगे तो कोई देश जो है वो दिखाई नहीं देता है। महासागर के नाम पर केवल एक ऐसा देश है जिस देश के नाम पर महासागर है, दैट इज हिंद महासागर। यानी कि हमारे यहां से जो गया वो तो इलिटिमेट हो गया, वो तो हमारा नहीं है। लेकिन जिस देश की अपनी सीमा थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके आगे जो लेता जा रहा है वो उसका है। बड़ा अजीब सा ये अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद किसी और के लिए होगा साहब, हमारे यहां तो नहीं है। इसीलिए एक बड़ी सुंदर पुस्तक जो है वो आई है। उस पुस्तक का आपको मैं चित्र दिखाता हूं यहां पर, अब उसको चित्र को देखिए। ये चित्र है, आप देख रहे होंगे, कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व। तो ये अवैध अस्तित्व वाला चीज है जो आपने देखा। और हमारे सामने जो इसकी लेखिका है वो भी विराजी हुई है, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बड़ी मेहनत से आपने ये पुस्तक लिखी है, और जी सब हाँ। सुंदर बात, हाँ जी, ये जो आपके हाथ में है। और बड़ी सुंदर बात ये है कि इसी महीने में, मतलब जुलाई के महीने में, अब से करीबन एक माह पहले स्वामी रामदेव जी ने इसका हरिद्वार में इसका विमोचन किया। और इस नाचीज को भी उस शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी रामदेव जी, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, शैलेंद्र कुमार जी, दीदी स्वयं और साध्वी देवप्रिया जी, उनको उनके साथ में मंच साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो बड़ा एक, और सोचिएगा कि बाबा रामदेव के मंच पर अगर इतनी बड़ी चीज हो रही है तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है। वो कैसे उस चीन को हम पटखनी दे सकते हैं, वो कहते हैं ना कि धोबी पछाड़। तो ये कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व ना, ये धोबी पछाड़ साबित होगा। अब ये धोबी पछाड़ कौन करेगा? ये वो करेंगे जिनके लिए कई बार कहती हैं दीदी कि मेरा नरेंद्र। तो क्या वो मेरा नरेंद्र ये आने वाले समय में करने वाला है? जिनके लिए हम पुनश्च जम्बू द्वीप की बात करते हैं, जिनके लिए हम अमृत काल में जम्बू द्वीप की बात करते हैं, जिसके लिए मैं कहता हूं कि ये केवल अमृत काल नहीं है, ये हिंदू काल होने वाला है। तो इस अमृत काल में, इस हिंदू काल में, जरा इस चीन की शैतानी को समझिए, और समझ करके विचार बनाइए हमें और आपको क्या करना है। मेरा निवेदन है आपसे, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ये तो स्वयं आपका ही दायित्व बनता है। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपको जैसा भी अच्छा बुरा जो भी कुछ आपको लगा हो, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारा एक नया स्टूडियो बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप पैट्रॉन बन सकते हैं। इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं श्रेणीवार, आप उसको देख सकते हैं। और आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य भी बन सकते हैं, क्योंकि देश विदेश में जो बड़े टॉक्स के माध्यम से यूट्यूब से इतर कुछ कक्षाएं ली जा रही हैं, उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। स्वागत करता हूं दीदी, जी आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन। बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुस्तक के लेखन के लिए, जी बधाई। जी। तो आज का ये जो विषय है, तो चीन को लेकर बहुत से भ्रम हैं, हम्म, और वो भ्रम भारतीय राज्यकर्ता
मुख्यतः नेहरू एंड एसोसिएट्स के द्वारा भारत में फैलाए गए। और ये यूं ही नहीं था, क्योंकि भारत में तो सबको पता है, जिन्होंने महाभारत पढ़ा है, जिन्होंने पुराणों को पढ़ा है, और भारत में महाभारत, रामायण, पुराण पढ़ने वालों की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है। मैं कहूँ जन जन तक ये जानकारी है। तो 1947 के बाद बहुत व्यवस्थित ढंग से कुहासा देश में फैलाया। तो आज हम मोटी मोटी कुछ बातें करेंगे, क्योंकि निधीश जी की इच्छा है इस पर एक श्रृंखला चलाया जाए। तो धीरे धीरे आज वाली बातों का हम वहां विस्तार करें। पहले तो हम समझे, ये जो वर्तमान में जो चीन दिखाई देता है, क्या ये चीन है? नहीं, ये चीन नहीं है। ये 5-6 नेशन स्टेट्स का कैद खाना है, जेल है, प्रिजन है। कौन से 5-6 देश? शुरू कीजिए प्रशांत महासागर की तरफ से, ऊपर की तरफ से कोरिया के बगल में मंचूरिया। मंचूरिया के मांचुओं ने चीन पर सैकड़ों साल शासन किया है। फिर मंचूरिया के बगल में मंगोलिया। मंगोलिया के शासकों ने चीन पर सैकड़ों साल शासन किया है, और उनके सबसे प्रमुख सम्राट थे चंगेज खान और कुबलाई खान। सैकड़ों साल इन्होंने स्वयं को युवान वंश के रूप में प्रतिष्ठित किया। युवान मतलब युवा, यूथ। तो इस युवान वंश की जो करेंसी थी, वो भी उनके राजवंश के नाम पर युवान थी। आज भी इस कम्युनिस्ट पार्टी के ऑक्युपेशन वाले क्षेत्र की करेंसी युवान है। अब उसके बगल में आइए, उसके बगल में है जिसको आजकल ये सीक्योंग कहते हैं। सीक्योंग वालों ने भी चीन पर सैकड़ों साल शासन। अब उसके नीचे उतरिए तो आता है तिब्बत। तिब्बत ने भी चीन पर सैकड़ों साल आधिपत्य रखा। उसके भी नीचे आइए तो आता है हेन्नान, हुन्नान। इनके उच्चारण का बड़ा झमेला है, उन्नान। ये भी चीन नहीं है। तो चीन क्या है? चीन है एक नन्हा सा क्षेत्र, जो नीतीश जी ने कहा, जो ये वॉल कहते हैं, दीवार का स्वयं का लेखन है कि दीवार हमने बनाया उत्तर के लोगों के आक्रमण से बचने के लिए। ये उत्तर के लोग कौन है? मंचूरिया मांचू लोग, मंगोलिया मंगोल लोग, जिनको हुण भी कहते हैं, मंगोल भी कहते हैं। अलग अलग कालखंड में इनके कई नाम है। अभी हम 2 ही नाम से इनकी चर्चा कर रहे हैं। जब विस्तार में जाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। एक बात। दूसरी बात, यानी वर्तमान जो है ये कोई नेशन स्टेट नहीं है। ये नेशन स्टेट का प्रिजन है, समुच्चय है, जिस पर कम्युनिस्ट लोगों ने अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। और ये अवैध कब्जा जमाया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों जमाया, कैसे जमाया, किस लिए जमाया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। तो एक बात जो और थोड़ी सी हम डाल दें, वो बात ये है कि 1945 तक यूरोप के देशों का दुनिया भर में जगह जगह जो कब्जा था, उसको साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के नाम से लगातार उसकी निंदा हुई, खास करके कम्युनिस्टों के द्वारा। लेकिन कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म, कम्युनिस्ट कोलोनियलिज्म जो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा है, लेकिन जो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ,
1917 के तथाकथित कम्युनिस्ट क्रांति रूस नामक देश में होने के बाद, रूस पर भी नीतीश जी ने कहा है एक श्रृंखला चलाने को। तो कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म और कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म पर तो दुनिया में चर्चा ही नहीं है। इसका एक कारण है अकेडमिया और मीडिया में कम्युनिस्टों का कब्जा, एक। और दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत से देश उपनिवेशवाद के या साम्राज्यवाद के चंग उपनिवेशवाद सही शब्द है या और भी सही शब्द गढ़ा जाना चाहिए, ये यूरोपियंस के चंगुल से मुक्त हुआ, तो इसका स्वाभाविक रोष, क्षोभ, घृणा इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, नीदरलैंड इन देशों के प्रति था। तो ध्यान से ही उतर गया कि रूस और चीन का एशिया के कितने बड़े भूभाग में कब्जा है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो वर्तमान कम्युनिस्ट शासन है, ये चीन का राज्य नहीं है, चीन का शासन नहीं है, क्योंकि राज्य का काम है पोषण, संवर्धन और प्रजा के हितों की चिंता। ये कम्युनिस्ट शासन जिस प्रकार मंचूरिया, मंगोलिया, सिक्किम, तिब्बत, हेन्नान का उत्पीड़क है, शोषक है, निर्ममता से मारने वाला है, वैसे ही ये चीन का भी उत्पीड़क है, शोषक है। ये एक फॉरेन एलिमेंट है चीन के लिए भी। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम दिया कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व। चीन अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग है। वर्तमान में ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑक्यूपेशन है और ये ऑक्यूपेशन बहुत जल्दी टूटने, नष्ट होने वाला है। तो अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका कब्जा हुआ या कराया गया, अगर मैं कहूं तो आपको आश्चर्य होगा, किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, रूस के द्वारा तो कराया ही गया। क्यों कराया गया, इस पर हम बाद में आएंगे। जापान को कॉम्बैट करने के लिए, इस पर हम बाद में आएंगे। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी के समय जो चीन का आधिकारिक इतिहास बताया गया, स्वयं इस कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा और इसके सहायक, समर्थक, यूरोपियन, अमेरिकन वामपंथी नहीं, कम्युनिस्टों के द्वारा, वो क्या है, मोटा मोटी आज से 2300, 2350 साल पुराना कुल। ये अपना प्रथम एम्परर एक किसी शिन को बताते हैं, कभी चिन बोलते हैं, कभी छिन बोलते हैं। उच्चारण भेद का बड़ा झंझट है। कारण, चीन में, कम्युनिस्ट चीन में भी और मूल चीन में भी लिपि नहीं है, अक्षर नहीं है, वर्णमाला नहीं है, जैसे क ख ग ए बी सी डी, ऐसा कोई भी अल्फाबेट नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है। क्या है? चित्रों के माध्यम से वर्णन है। तो जो ये 2300 साल का अपना इतिहास बताते हैं, तो अपना प्रथम शासक ये बताते हैं आज से 325 साल, 350 साल का, जिसको ये फर्स्ट एम्परर कहते हैं। ये नहीं कहते हैं, स्वाभाविक है, एम्परर चीनी भाषा नहीं है, एम्परर अंग्रेजी भाषा का है। तो चीन, अब कम्युनिस्ट चीन की बात नहीं मैं कर रही हूँ, चीन जो इतना सा है, इस चीन का जो इतिहास यूरोपियंस के द्वारा लिखा गया, किस आधार पर? चीनी साक्ष्यों के आधार पर। उसके अनुसार इनका पहला सम्राट आज से 2300, 2350, 2350 साल पुराना है। तो जो भी 2300, 2350 साल है, इसमें 1600, 1700 साल
या 1800 साल या शायद पूरा 2350 साल, ये भरतवंशियों के द्वारा शासित क्षेत्र है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य मैं रेखांकित कर रही हूँ। और अगर मॉडर्न यूरोपीय भाषा में कहें तो अगर मैं मॉडर्न यूरोपीय भाषा में कहूं तो चीन भारत का गुलाम रहा है। चीन भरतवंशियों का गुलाम रहा है। कौन है वो भरतवंशी? वो भरतवंशी हैं मांचू हैं। मांचुओं का शासन तो 1935 20वीं शताब्दी, जब भारत में इंडिया एक्ट आ रहा है तब तक है। अंग्रेज और अमेरिकन के अनुसार 1911 तक है। कब से है? 16वीं शताब्दी से है। मांचू राजा कौन है? भारतवंशी है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले मंगोल थे। मंगोल कौन है? भारतवंशी है। इन भारतवंश अभी कैसे है, क्या है, ये विस्तार से मैं आगे बताऊं। इसके पहले दुनिया भर के तुर्कों का शासन है, हूणों का शासन है, बड़े सारे नाम है, सारे नाम मैं बताऊंगी उन वंशों के। तिब्बतियों का शासन है। ये सब के सब सनातन धर्म है। चीन के मेरे अनुसार 2300 साल, यूरोपियन इतिहासकारों के अनुसार 1600 साल, 1800 साल, 1900 साल जो राजा शासन कर रहे हैं वो सनातन धर्मी हैं। वो काली के उपासक हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, महाकाल के उपासक हैं, इंद्र के उपासक हैं, वरुण के उपासक हैं, ब्रह्मा के उपासक हैं, सरस्वती के उपासक। और वो अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि भारतवर्ष को ही जानते और मानते हैं। तो मैंने 2-3 तथ्य रेखांकित किया अभी तक। पहला, ये जो वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है ये चीन नहीं है। चीन इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये एटलस ऑफ चाइना, ये नेशनल ज्योग्राफिक ने छापा है और इसके पृष्ठ संख्या 98, 99, 100 और 101 का ये मैं नक्शा आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, नहीं, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं लाल सा, यानी ये बाहर जो हल्के से रंग का आउटलाइन दिख रहा है ये कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड एरिया है। इसमें ये जो लाल दिख रहा है ये चीन है। ये चीन कब है? ये बता रहे हैं सैंग डायनेस्टी में। और किन डायनेस्टी में, जहां से मैं शुरू कर रही हूँ बात, उसमें ये इतना बड़ा हिस्सा दिखा रहे हैं। ये इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जो मैंने विस्तार से पढ़ा, उस विस्तार में जाएंगे। मूल चीन इतना बड़ा भी नहीं है, ये इससे भी नन्हा है। अब और इसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे हुआ, तो हुआ ये कि मंचूरिया ने जो हिस्सा कब्जा किया वो क्या हुआ? मांचुओं का साम्राज्य। जैसे 1600 से 1935 तक, 1600 एग्जैक्ट सन वन हम बाद में आपको पुस्तक देख के बताएंगे। मोटा मोटी 16वीं 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक जो मांचू साम्राज्य है उसको 1949 के बाद कम्युनिस्ट चीन कह रहे हैं। ये तो हास्यास्पद है। इसी प्रकार मंगोलों का जो साम्राज्य है, जो हूणों का साम्राज्य है,
जो तुरुस्कों का साम्राज्य है, जो जुरचिन्स का साम्राज्य है, जो जिन का साम्राज्य है, उस साम्राज्य को ये चीन कह रहे हैं। भाई वो तो, उनको तो चीन वालों ने जो लेखन है हमारे सामने वो सदा विदेशी माना है, सदा आक्रांता माना है। और इन आक्रांताओं के विरुद्ध ये कहा जाता है कि किसी एक दीवार का निर्माण हुआ। तो अब मैं आपको दो पुस्तक और दिखाती हूँ। ये है 400 एडी से 518 एडी, ट्रेवल्स ऑफ फाहियान एंड सुंगयून फ्रॉम चाइना टू इंडिया। और दूसरी पुस्तक दिखा रही हूँ, द लाइफ ऑफ विन सॉन्ग। ये सब पुस्तकें अंग्रेजी में आई हैं 20वीं शताब्दी। इनमें इनसे मैं बाद के भाषणों में विस्तार से पढ़ के सुनाऊंगी। ये दोनों बताते हैं कि हम, या एक लाइन मैं केवल पढ़ के सुना दूं, कि हम धर्म यात्रा पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ज्ञान संभार के लिए और पुण्य संभार के लिए। और कहाँ जा रहे हैं? क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट, पश्चिम में जो माता है वहां जा रहे हैं। भारत क्या है? चीनी साहित्य में पश्चिम है, वेस्ट है। बार बार चीन में जो लेखन है उसमें भारत का वर्णन पश्चिम है। और जब उस वर्णन को ये मूर्ख यूरोपीय पश्चिम पढ़ते हैं तो ये पश्चिम का अर्थ निकालते हैं यूरोप और रोम। क्यों? क्योंकि 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप को वेस्ट कहकर संबोधित किया गया। किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा। क्यों किया गया? चर्च के विरोध। तो जहां जहां इनको वेस्ट नजर आता है उसको ये यूरोप मान लेते। और यहाँ यूरोप तो संदर्भ नहीं है। चीन से ये तीर्थयात्री चल रहे हैं। क्यों? धर्म यात्रा पर, ज्ञान संभार के लिए, पुण्य संभार के लिए। और कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं जो क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट है, ये चीनी भाषा में लिखा है शी वैंग मू। द क्वीन मदर वॉज एसोसिएटेड विद द मिथिक माउंटेन कुनलुन टू द फार वेस्ट ऑफ चाइना। ये कैलाश है कुनलुन, जहां तक मुझे ध्यान है। प्रोफेसर वैंग बैंगवी ऑफ द पीकिंग यूनिवर्सिटी टेल्स मी दैट शी इज उमा देवी। भगवती उमा, उमा शंकर, कैलाशाधिपति की अर्धांगिनी उमा देवी के दर्शन के लिए ये जा रहे हैं। और जाकर क्या कर रहे हैं? ये जाकर, ये योगकार की भूमि है। और यहाँ आकर ये योगकार है कि योगचार्य है, इसको पढ़ रहे हैं। सर्वस्तिवाद पढ़ रहे हैं, माध्यमक पढ़ रहे हैं, लॉजिक पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, वेदास पढ़ रहे हैं, अंडर एमिनेंट इंडियन टीचर्स। तो ये जब आ रहे हैं तो ये वर्णन करते हैं समस्त मार्ग का। तो चीन कहाँ समाप्त होता है वो पूरा इसमें वर्णन है, जो हम अगले भाषण में बताएंगे। और इस पुस्तक में, जो फाहियान वाली पुस्तक है, इसमें तो एक नक्शा भी है। इसमें भी था ये नक्शा, दोनों में एक एक नक्शा है। ये नक्शा है तो आप देख रहे हैं ये यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है। ये इस जगह से यात्रा शुरू हो रही है। शुरू तो पहले से हो रही है। यहाँ पर ये जो जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पर चीन की सीमा समाप्त हो जाती है। कब? ये है 7वीं शताब्दी वेनसोंग। तो ये सब भरत भूमि है। तो आज जो मैंने 2-3 बात बताने की कोशिश की वो ये, जो हमें स्मरण रखना है कि वास्तविक चीन इनके अनुसार 2300 साल से, और हमारे अनुसार का हम वर्णन करेंगे
पूरब की दिशा में प्रशांत महासागर के पास वांगो नदी भी गंगा जी के नाम पर बहुत सी नदियों को गंगा जी कहा जाता है। और एक बार मैंने एक भाषण दिया तो कमेंट में आया कि दुनिया में 7 नदियों को गंगा जी कहा जाता है, तो वांगहो भी गंगा जी के नामकरण पर ही नदी है। ये इसको पीली नदी कहते हैं। पीली नदी के उत्तर में पैसिफिक प्रशांत महासागर की तरफ वर्तमान में जो ये वॉल दिखाते हैं उसके बीच में एक नन्हा सा क्षेत्र है। शेष सब क्या है? कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन है जो 21वीं सदी में टूटने जा रहा है और सब अपने अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करने जा रहे हैं। सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को, सभी राज्यों को अपने क्षेत्र में संप्रभुता के साथ रहने का अधिकार है। पहली बात। दूसरी बात, एक संदर्भ हम केवल और ला रहे हैं, महाभारत। महाभारत में आप 2 वर्णन पढ़िए। एक राजसूय यज्ञ जब संपन्न होता है और दूसरा वर्णन अर्जुन की दिग्विजय यात्रा का जो वर्णन है। तो राजसूय यज्ञ में वर्णन है। अच्छा, एक वर्णन और बता देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र शायद संजय से उद्योग पर्व में शायद कहते हैं भारत का वर्णन करो, तो कदाचित 256 जनपदों का वर्णन करते हैं संजय। चीन उनमें एक जनपद है। भारत राष्ट्र का, भारत राष्ट्र के राज्य का, भारत नेशन स्टेट का महाभारत काल में एक जनपद है। और ऐसा नहीं है कि महाभारत काल में कब्जा किया। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चीन भारत का एक जनपद है। इसका ये चीन नाम केवल भारतीय वांग्मय में, संस्कृत वांग्मय में, हिंदू वांग्मय में ही आता है। यूरोप वाले चीन नाम 20वीं शताब्दी तक नहीं लेते हैं। स्वयं चीन वाले अपने को हुआंग हुआ, झुआंग हुआ, गुआंग हुआ, कुछ ऐसा उच्चारण करते हैं। चीन नाम नहीं, चीन नाम इस जनपद को भारत का दिया हुआ है। और ये जनपद इतना नगण्य है, इतना इनसिग्निफिकेंट है, इतना छोटा है कि महाभारत में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ संपन्न करने के समय जब सब जनपदों से, सब राज्यों से, सब अधिराज्यों से, बड़े राज्यों से, गढ़ राज्यों से जब भेंट आती है, तो चीन जनपद वाले भेंट को द्वार पर ही रोक देते हैं द्वारपाल। उनका थाल स्वयं लेकर वो महाराज युधिष्ठिर के पास नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बड़ों का ही इतना लाइन लगा हुआ है कि छोटों का नंबर नहीं आता है। ये प्रसंग भी मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊं। तो अब 3-4 बातें मैंने बताई कि वास्तविक चीन छोटा है, बहुत ध्यान देने की बात है। दूसरा, जो अधिकृत इतिहास लिखा गया है चीन का, कैम्ब्रिज वालों ने भी छापा है, यूरोप के बहुत विश्वविद्यालयों ने छापा है, इसमें केवल 2300 साढ़े 2300 साल में इनका पहला एम्परर है, किंग चिन सिन कुछ इसका नाम है। और इस 2350 साल के इनके लिखित इतिहास नहीं, अलिखित इतिहास भी नहीं। उसका पोल पट्टी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें ये 1600 साल, 1700 साल, 1800 साल भरतवंशियों का द्वारा शासित अधिकृत गुलाम देश। स्वामी रामदेव जी ने मुझे टोका कि बहन गुलाम देश न कहिए, मुझे पूरी तरह स्वीकार है। ये हमारा जनपद है, हमारा करत है, हमारा भारत क्षेत्र है। और मार्को पोलो जो पत्र दिखाया जाता है कि कोई एक पत्र को लेके आया,
तो इंडी के राजा के लिए वो पत्र था। जो यूरोप में कई नक्शे मिले हैं, उसमें ये सब क्षेत्र इंडी है, ग्रेटर इंडी है। तो ये हमारा क्षेत्र है, हमारा भारत क्षेत्र है, हमारा शिष्य देश है, हमारा अनुगत देश है। चीन हमारा मित्र देश है, शत्रुता हमारी कम्युनिस्टों से है। शत्रुता इसलिए है कि ये चीनियों का नाश कर रहे हैं, ये मांचुओं का नाश कर रहे हैं, ये मंगोलों का नाश कर रहे हैं, ये तिब्बतियों का नाश कर रहे हैं, ये उइगरों का नाश कर रहे हैं, ये हुन्नानियों का नाश कर रहे हैं, ये स्वयं चीनियों का नाश। और नाश किस भयंकर व्यापक पैमाने पर है। 1949 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर अपने ऑफिस में मनुष्य के मांस भक्षण का शान से उल्लेख करते। ये सब मैं आपको विस्तार से सप्रमाण बताऊं। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर ये चीन इतना बड़ा हो कैसे गया। तो 1949 के बाद अभी थोड़ा सा हम आपको कहानी पर ले चले, 19वीं शताब्दी में ले चलते हैं इस मामले को। चीन को अगर समझना है, इस कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन को अगर समझना है और इस कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन को तोड़ना है, तो हम आपको ले चलते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य। 19वीं शताब्दी के मध्य में कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं दो घटनाओं का उल्लेख कर रही हूँ यहाँ। एक 1870 के आसपास जर्मनी नाम के नेशन स्टेट का बिस्मार्क के नेतृत्व में धीरे धीरे उभरना। यूरोप के मध्य में 300 साढ़े 300 नन्हे 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 डॉट की तरह ऑस्ट्रिया और प्रशिया के नन्हे नन्हे छोटे छोटे टुकड़े हैं। 1870 के आसपास बिस्मार्क इनको इकट्ठा करता है, लेकिन काफी बड़े हिस्से छूट जाते हैं, काफी हिस्से संयुक्त हो जाते हैं, जर्मनी नाम के देश का उदय होता है। और इसके कुछ पहले एक घटना प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की घटना ये है, ये जापान नाम का देश है, इसका अपना नाम जापान उच्चारण नहीं, इसका भी उच्चारण भिन्न है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर अमेरिकन एक गनबोट आता है, अमेरिका की छोटी मोटी एक नौसेना आती है। वो नौसेना की जापानी सेना से लड़ाई झगड़ा होता है, जापानी लोग उस नन्हे से स्थान पर हारते हैं, और ये अमेरिकन इस पर कुछ ऐसी शर्तें लाद देता है व्यापार से संबंधित, कि हमको व्यापार में ये सुविधा होगी, ये सुविधा होगी, ये सुविधा होगी। ये घटना जहां तक मेरा ध्यान आ रहा है 1854 का है, तो मुझे याद आ रहा है। अगले भाषण में एकदम हम पुस्तकों के द्वारा आपको सब सही बताते जाएंगे। मुझे याद 1854 आ रहा है। 1857 में हमारा बैटल ऑफ प्लासी। तो 1854 में इस घटना से ये जो वीर जापान है, ये जो आत्मसंपन्न सम्मान से संपन्न जापान है, ये जो योद्धा जापान है, इसके अहम को, इसके स्वाभिमान को इस अमेरिकन मुठभेड़ है, इससे बहुत चोट पहुंचती है। और यहाँ एक घटना होती है, मेजी रेस्टोरेशन। मेजी रेस्टोरेशन मोटा मोटी क्या है कि पहले यहाँ कुछ भिन्न प्रकार का शासन था, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1854 के बाद यहाँ का जो मूल राजा हैं, एम्परर हैं, उनको वापस लाकर स्थापित करते हैं, और उसके नाम पर जो
सामंत शब्द चल रहा है, फ्यूडल लॉर्ड शब्द चल रहा है, ये बहुत उचित शब्द नहीं है। चलिए फिलहाल इसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो जो सामंत है वो पुराने वालों को विस्थापित करता है, नए वाले आते हैं और इस मेजी रेस्टोरेशन के बाद ये निश्चय करते हैं। ये कौन? जापान का राजन्य वर्ग निश्चय करता है कि इस अपमान को हमको अंडू कर देना है और इसके लिए बड़े सारे काम होते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और ये एक बहुत पावरफुल नेशन स्टेट, अब ये टेक्निकल शब्द हम डाल रहे हैं, अभी तक तो हम लोग देश देश कह देते थे। नेशन स्टेट ये मॉडर्न यूरोपियन शब्दावली है, राष्ट्र राज्य के रूप में उभर के आता है। और जहां तक मुझे ध्यान है 1894, 1854 के 40 साल बाद 1894 में ये तथाकथित चीन पर आक्रमण करता है। आक्रमण ये किस पर करता है? मांचू साम्राज्य पर, जो 1935 तक इस पूरे क्षेत्र में मांचुओं का शासन है, मांचू सम्राट है, मांचू साम्राज्ञी है, मांचू सेना है। चीन तो बेचारा नन्हा सा मांचुओं का वशवर्ती है। वर्णन तो यही, अधिकृत वर्णन तो यही है। लेकिन कहते हैं जो मॉडर्न लेखन है, जो जो यूरोपीय लेखन है, कब का? 20वीं शताब्दी का, 1900 के बाद का। 1894 में आक्रमण है, लेखन है 20वीं शताब्दी का, 1910, 20, 50। तो इस लेखन में कहते हैं जापान ने चीन पर आक्रमण किया और आक्रमण वस्तुतः क्या है हमको ध्यान रखना है। जापान ने मांचू साम्राज्य पर आक्रमण किया और आक्रमण करके विजयी हुआ और जो जो उसने लक्ष्य रखे थे ये सब लक्ष्य उसने पूरे किए। फिर 1934 में है या 31 में फिर से आक्रमण करता है, 1911 में शायद आक्रमण करता है। ये सारे डिटेल पर मैं बात करूंगी। और चीन जापान का मॉडर्न लैंग्वेज में गुलाम हो जाता है। इतना बड़ा जापान और इतना बड़ा चीन, क्योंकि ध्यान रखिए इस चीन में तिब्बत तो नहीं है। तिब्बत तो 1956 के बाद तिब्बत को हड़पने की शुरुआत होती है, ध्यान रखना है। तो जब हम कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि जापान ने चीन पर आक्रमण किया, तो इसमें तिब्बत नहीं है, इसमें सिक्योंग भी नहीं है, इसमें ताइवान जिसको फार्मूसा कहते हैं वो भी नहीं है। क्योंकि मांचू लोग इस क्षेत्र को सिक्योंग कहते हैं। सिक्योंग का अर्थ होता है उनकी भाषा में न्यू फ्रंटियर। तो शुरू के जितने भी लेखन हैं उनमें सिक्योंग का अर्थ न्यू फ्रंटियर लिखा गया है। और 1980, 90 या 70 के बाद सिक्योंग का अर्थ न्यू टेरिटरी लिखा गया है। दोनों ही अर्थ में ये चीन का हिस्सा नहीं है, मांचुओं के द्वारा ये उनकी नई टेरिटरी बनी है। और 1947 तक ब्रिटिश एजेंट भारत के प्रतिनिधि के रूप में काशगर में बैठा है। काशगर जिसको आज भी एटलस में काशी लिखा हुआ है। इसको तो 1947 के भी 2 सवा 2 साल बाद नेहरू ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया माओ से तुंग को हैंडओवर किया है, स्टालिन के कहने पर, जिसकी कोई चर्चा भारत के मीडिया में नहीं है, भारत के एकेडमिया में नहीं है। किंतु इसकी चर्चा अब खुलकर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटजी का जो निर्माण करते हैं, जो प्लान करते हैं, वहां चर्चा शुरू हो गई है। उसी चर्चा को मैंने पढ़ा है। तो
ये जो जापान उभरता है और इधर ये जो जर्मनी उभरता है, इन दोनों का उभार मिड 19th सेंचुरी में जो उभार है, वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भयंकर युद्ध में परिवर्तित होता है। और इस भयंकर युद्ध को यूरोपीय लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम दिया है। ये लड़ाई कुल क्या है? दो देशों का दो जगह उभार, एक का यूरोप के मध्य में, एक का प्रशांत महासागर के कोने में। और इन दोनों उभार के कारण जो परिस्थिति पैदा होती है, उसके कारण अस्तित्व में आता है कम्युनिस्ट चीन और सोवियत रशिया। निधीश जी, कुछ पूछना चाहेंगे? मैं थोड़ा आराम ले लूं। जी दीदी, आपका जो वक्तव्य है वो इस तरीके का होता है कि पूछने की गुंजाइश हमारे लिए कुछ विशेष बचती नहीं है, इसलिए सुनना ही अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ होता है। जी, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि आप कह रही हैं, तो मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम चाइना की बात करते हैं, तो आपने जो कई अपने हमारे कुछ पहले की वीडियोस भी रहे हैं जिसमें आपने चाइना इस शब्द के साथ साथ में जो एक कुछ और शब्दों की बात की है, और चीन के साथ साथ में आपने भरतवंशी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप भारतवंशी और भरतवंशी, अक्सर हमारे देश के लोग इन दो शब्दों में भी थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं कि दैट वी व्हाट वी आर बेसिकली। क्योंकि चाइना के बारे में आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बारे में मैं वो उतना नहीं, लेकिन ये जो दो शब्द हैं, भरतवंशी और भारतवंशी, शब्द एक जैसे से लगते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। काफी कुछ अंतर आप महाभारत की श्रृंखला, जिसके 35-36 एपिसोड्स हुए हैं, उसमें भी स्पष्ट कर रही हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस तक भी पहुंचने की संभावना रखता है, और अगर चाइना में किसी ने सुन लिया तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो है क्या और अपने आप को समझ क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा उन्हें ये भी समझा दीजिए कि भारतवंशी क्या होता है और वो भरतवंशी। भरतवंशी, जी, भरतवंशी सही शब्द है। एग्जैक्टली। महाराज भरत से उत्पन्न भरतवंशी, और भरत के वंशजों को भारत कहते हैं। महाभारत में कई बार दुर्योधन उसको, महाराज धृतराष्ट्र को भारत कहते हैं, हम्म। अर्जुन को भगवान कृष्ण भारत कह के बुलाते हैं। तो भरत जी, के वंशज भारत हैं। तो भारत वंशी नहीं होगा, भरतवंशी होगा। मुझे तो इतना ही अल्प ज्ञान है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है अब कि हमारे दर्शकों को आगे के लिए ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आप कभी भी बोलें तो या भरत, किसी और देश में भी जाएं तो भरतवंशी अपने आप को संबोधित करें, क्योंकि आपके आइडेंटिटी कहाँ से निकल के आ रही है ये आपको ही प्रदर्शित करना है, कोई और आपको नहीं बताएगा। और कोई आपको बता रहा है, इसका मतलब वो आपसे सो कॉल्ड परमिशन ले रहा है, और आप परमिशन दे रहे हैं अपनी संस्कृति के साथ में, सभ्यता के साथ में खिलवाड़ करने की। सो ये अगर देंगे तो अमृतकाल, हिंदू काल, ये सब तो संभव नहीं है। इसलिए वो परमिशन उसे नहीं दीजिए। पहले स्वयं बोलना सीखिए कि हम कौन है। हम भरतवंशी हैं। भरतों का इतिहास कैसे आ रहा है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये सब बड़ी बातें हैं, और जम्बू टॉक्स इस पर लगातार काम करें। जी जी दीदी, तो आप कंटिन्यू। भरतवंशी को ही भारत कहेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम लोग अपनी उस जगह पे आ जाएं, थोड़ा सा ठीक है आराम दें। जी। जी, जी दीदी। वो ये जो दो का उभार हो रहा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ। ये जर्मनी को जो हराया है, ये किसने हराया है वस्तुतः? ये हराया है भरतवंशी वीरों ने। 15 लाख सैनिक गए हैं पहली लड़ाई में, पहले विश्व युद्ध में, जर्मनी को हराने के लिए इंग्लैंड एलाइड पावर्स के साथ। और दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतीय सैनिक गए हैं जर्मनी को हराने के लिए। उसी प्रकार जापान से लड़ने के लिए एलाइड फोर्सेस के साथ भारतवंशी सैनिक गए हैं चीन को हराने। हमारे मीडिया एकेडमिया में ये नहीं है।
लेकिन अब तो कम से कम जब से भाजपा शासन आया है, मोदी जी का शासन आया है, और ये तथ्य जो मैं आपको दे रही हूँ, ये कोई बहुत ढूंढने वाले तथ्य नहीं है। ये इतनी अधिक पुस्तकें छपी हुई हैं, उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर मैं बता रही हूँ। कोई मुझे सपना तो आ नहीं रहा है, और न ही मैं कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट पढ़ के बता रही हूँ। तो इन तथ्यों को मीडिया और एकेडमिया में आना चाहिए, और जो लोग ये भाषण सुन रहे हैं, ये शो सुन रहे हैं, अन्य भी फोरम प्लेटफॉर्म पे मेरे कई भाषण हुए हैं चीज पर, उन लोगों का भी दायित्व है कि इसको खोजें, पढ़ें, और सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिसको जहां अवसर मिले, इन तथ्यों को लगातार प्रचारित करें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2-3 घटनाएं घटी। अभी जर्मनी पर आ रही हूँ, फिर जापान पर आ रही हूँ। जर्मनी ने एक झपट्टे में 1870-71 में यूनिफिकेशन होता है, और 1870 में शायद जर्मनी झपट्टा मारता है 71 में फ्रांस पर, और फ्रांस की राजधानी पेरिस को एक झपट्टे में अपने कब्जे में ले लेता है, और वहां पर जर्मन सेना का मार्च होता है पूरी पेरिस में, और इसका ग्लानि, इसका अपमान, इसका मानभंग फ्रेंच लोगों के मन में सालता रहता है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1914 में, तो जर्मनी फिर एक झपट्टे में फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा जो जर्मनी से सटा हुआ है, वो अपने कब्जे में ले लेता है। लड़ने वाला अकेला बचता है इंग्लैंड, और तब तक ये लोग हारते चले जाते हैं जब तक भारतीय सेनाओं का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रवेश नहीं होता है एलाइड पावर्स की ओर से। एलाइड पावर कौन? जो जर्मनी से लड़ रहे हैं। ये नाम कौन किसने दिया? स्वयं एलाइड पावर ने नाम दिया, और स्वयं एलाइड पावर ने जर्मनी को नाम दिया एक्सिस पावर का, और इस एक्सिस पावर में मोटा मोटी 3 है, और ये 3 है जर्मनी स्वयं, इटली और जापान। तो पहली लड़ाई में भी हार जाता है जर्मनी, दूसरी लड़ाई में भी हार जाता है जर्मनी, लेकिन जापान अविजित है, और अविजित जापान चीन की चटनी बना चुका है। जापान अकेला देश है जो ये कम्युनिस्ट चीन या मानचू चीन, मानचू चीन जिसमें तिब्बत नहीं है, सिक्योंग नहीं है, शेष हिस्सा है, इसके चप्पे चप्पे से अगर कोई परिचित है तो वो है जापान। तो अब 21वीं सदी की जो भू राजनीति हो रही है, जिसमें इस कम्युनिस्ट चीन का कहना भी गलत है, इस कम्युनिस्ट ऑक्युपेशन का खंड खंड विखंडन होने वाला है, इसमें जापान की केंद्रीय भूमिका होगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को जीतने के बावजूद जापान अविजित है, नंबर 1। और ये रूस की, कौन सा रूस? सोवियत रूस। 1917 में रूस का जार जा चुका है, रूस पर कम्युनिस्टों का शासन हो चुका है, ये प्रशांत महासागर तक आ चुके हैं, और 1905 में इस रूस के कम्युनिस्ट ऑक्युपेशन के पहले जो जापान और रूस की लड़ाई होती है, उसमें जापान रूस को हराता है, और जापान के बल से रूस जो जार वाला और कम्युनिस्ट ऑक्युपेशन दोनों थर-थर कांपते हैं। तो स्टालिन, अब यहाँ रूस चीन नहीं कह के अगर इनके शासकों का नाम ने, स्टालिन रूजवेल्ट और चर्चिल से वादा लेता है कि जर्मनी को हराने के बाद पहला काम हम तीनों मिलकर जापान को हराएंगे। जापान का सामर्थ्य देखिए कि जापान को हराने के लिए सोवियत रूस इतना बड़ा,
संयुक्त राज्य अमेरिका इतना बड़ा और इंग्लैंड इतना सा, लेकिन इतना बड़ा भारतवंशी सैनिकों की सहायता के कारण। और केवल सैनिक सहायता नहीं है इंग्लैंड के पास, पूरा वॉर सप्लाई भारत से है। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो थिएटर ऑफ वॉर तय होता है वो वहां वहां तय होता है। जर्मनी बार बार प्रयास करता है कि जो सप्लाई लाइन है भारत से इंग्लैंड की, सुएज कैनाल होके इसको तोड़ दे। और इंग्लैंड या एलाइड पावर की लगातार प्रयास होता है कि ये जो सप्लाई लाइन है ये सुरक्षित रहे, अन्यथा 2 दिन में भट्टा बैठ जाएगा। तो आज का समय हो रहा है, अगली बार हम उससे बात उठाएंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद शायद अगस्त में अ, संयुक्त राज्य अमेरिका एटम बम डालता है हिरोशिमा और नागासाकी। लेकिन इस एटम बम से जितनी तबाही हुई उससे भयंकर तबाही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एरियल वॉरफेयर में करता है। जापानी शहरों पर लगातार कारपेट बॉम्बिंग करके उसमें आग लगाने का क्यों? ये जो भूकंप आता है, जो भूचाल आता है, जो अर्थक्वेक आता है जापान में निरंतर, तो जापान में घर लकड़ी के हैं, तो सारे नागरिक क्षेत्र में जापान जापान के नागरिक क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बम्बार्डमेंट करता है, आग लगाता है, सिविलियन लोगों को भयंकर तहस नहस करता है। लेकिन जापानियों की सेहत पर कोई फर्क, जापानी मिलिट्री की सेहत पर कोई फर्क नहीं है, जापानी एयरफोर्स की सेहत पर, जापानी नेवी की सेहत पर कोई फर्क नहीं है। और इस कारण से एटम बम डाला गया। एटम बम डालने के बावजूद जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। बाद में सरेंडर होता है, वो भी कथा मैं बताऊंगी। इसलिए कम्युनिस्टों का ऑक्यूपेशन कराया गया अमेरिकियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, कम्युनिस्ट स्टालिन के द्वारा चीन में चांग काई शेक को भगा कर। वो बहुत बड़ी मूर्खता हुई उनसे, जिसको अब ये ठीक करने जा रहे हैं। तो जापानियों को कंटेन करने के लिए इस क्षेत्र को एक बड़े रूप में लाया गया कम्युनिस्टों के कब्जे में। तो आज का समय हो गया, आज के लिए नमस्कार। अगले में जो आज मैंने एक बातें कही हैं इसका विस्तार दूंगी। और एक चीज और बता दूं, 1966 के पहले, जहां तक मुझे स्मरण है, या 1970 के पहले चीन की महानता या बड़ाई के पक्ष में पूरे यूरोप अमेरिका में 4 लाइन नहीं था। अगर मुझे सही याद है तो सबसे पहले जोसेफ नीडम वाली पुस्तक आई है, शायद 66 में छप कैम्ब्रिज से। वैसे मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट चाइना अवैध अस्तित्व ये जो पुस्तक है ये प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। मेरा निवेदन है कि कृपया आप सभी इस पुस्तक को वहां से परचेज करें और पढ़िए। ये आपके ज्ञान चक्षु जो है उसको खोलने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। और बाकी हम ये भी प्रयास करेंगे कि जम्बू टॉक्स के माध्यम से भी आपको ये पुस्तकें जो है वो मिल पाए, तो वो भी प्रयास है। लेकिन आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, तो दोनों तरीके की चीजें रहेंगी। और ये एक श्रृंखला है, श्रृंखला में आगे आगे देखिए अभी चीन के परखच्चे किस तरीके से उड़ते हैं। और जब दीदी बोलती हैं तब तो फिर मैंने कहा था पहले भी शुरुआत में भी कि धोबी पछाड़ है, तो ये पुस्तक बस वही वाला धोबी पछाड़ है। भारत में अखाड़ों की परंपरा रही है, आजकल जरा कम है, लेकिन ये एक अखाड़ा है और ये अखाड़ा इस पुस्तक के तौर पे सामने आया है और स्वामी रामदेव ने इसे अपना आशीर्वाद दिया है। तो दीदी आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही, और अगली फिर कार्यक्रम में हम लोग जुड़ेंगे
सभी दर्शक जो है वो उनके हाथों में ये पुस्तक तब तक आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो नमस्ते करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आपको, सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।